ये सारे रिसर्चर्स फॉरेस्ट में कुछ एंशिएंट चीजों को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर एक ऐसा जानवर मौजूद है जो कई पौराणिक समय से जिंदा है और अपनी शिकार को खत्म कर देता है। तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उसी फॉरेस्ट को दिखाते हुए जहाँ पर रेक्स और ओकन नाम की दो हंटर्स अपने शिकार को ढूंढ रहे थे। वहाँ पर तो वो पिग से लेकर कई सारे छोटे शिकार पकड़ते और उन्हें ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा दाम में बेच देते। रेक्स और ओकन के पास तो कई सालों का एक्सपीरियंस था और वो उन्हीं चीजों का यूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अब जैसे उन्हें एक पिग भागता हुआ दिखाई दिया तो वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन अचानक जब वो ऊपर की तरफ देख रहे थे तो एकदम दंग रह गए। पता चला कि पेड़ों के ऊपर से इतना बड़ा सांप आगे बढ़ रहा है कि वो कई सारे इंसानों को एक ही बार में निकल जाए। उसका साइज तो नॉर्मल एनाकोंडा से कई ज्यादा बड़ा था। रेक्स और ओकन तो उसे देखकर एक ही जगह पर रुक गए थे, क्योंकि जरा भी हिलना मतलब मौत को चेतावनी देना। लेकिन वहाँ से भागने के बजाय रेक्स के दिमाग में ये आने लगा कि अगर हम इस सांप को मार दे और पकड़कर बेच दे तो हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, यानी वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन ओकन को सिर्फ यहाँ से निकलना था और इस सांप से बचना था। इन सारी चीजों में रेक्स का ध्यान ही भटक गया होता है और अब वही भयंकर सांप ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसने तो रेक्स की बॉडी पूरी अपनी बॉडी से कवर कर ली थी। वो सांप इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा था कि रेक्स की सारी हड्डियां ही टूट गई। वो इतना तड़पने लगता है कि अगले ही मोमेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। ओकन इन सारी चीजों को देख रहा था, पर ऑब्वियस बात है कि वो कुछ कर नहीं सकता। उसे अपनी भी जान प्यारी थी, इसीलिए जल्द से जल्द ओकन वहाँ से भागने लगता है। उस पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ रेक्स की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पता नहीं ओकन बच भी पाया कि नहीं, लेकिन वो सांप अभी भी उसके पीछे मौजूद था। अब हमें अगले दिन उसी फॉरेस्ट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिखाई देता है। पता चला कि ये हेलीकॉप्टर में कई सारे रिसर्चर्स मौजूद हैं और वो उसी जगह पर उतर चुके हैं ताकि वहाँ पर रिसर्च कर सकें। उस टीम के अंदर कई सारे लोग थे, जिसमें कि एक प्रोफेसर मिन होते हैं। वही बाकी मेंबर्स को गाइड करेंगे और फॉरेस्ट में सही जगह पर जाकर आगे बढ़ेंगे। सभी उस जगह को देखकर बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं कि उन्हें काफी मजा आएगा। एक्चुअल में वो यहाँ पर पौराणिक चीजों से लेकर एंशिएंट जानवरों को ढूंढने आए थे, जिनके ऊपर ये दावा है कि वो अभी भी इस फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब बिना देरी के प्रोफेसर मिन सभी को अपना अपना काम देने लग जाते हैं। उन्होंने तो जेसन और एरन नाम के दो लड़कों को लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा ताकि आग जला सके। बाकी सब भी कैंपिंग साइट पर मदद करने लगे थे ताकि शेल्टर बनाया जा सके, क्योंकि रात के समय तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे तैसे वो सब अपना काम खत्म कर लेते हैं और अब रात भी हो चुकी थी। प्रोफेसर मिन तो उन सभी को इस जगह के बारे में बता रहे थे कि यहाँ कैसे कैसे जानवर पाए जाते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आसपास के लोगों का मानना ये है कि इस जगह पर कुछ ऐसे पौराणिक जानवर हैं जो सालों पहले एग्जिस्ट किया करते थे लेकिन अचानक गायब हो गए। अगर हम सब अच्छी तरीके से रिसर्च करें और चारों तरफ खोजें तो उनके अवशेष या फिर ऐसे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं जिनकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। अब इसी तरीके से बॉनफायर के बीच में बात करते समय उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। उनमें से कुछ लोग इतना ज्यादा डर गए कि कहीं कोई जंगली जानवर तो उन पर अटैक नहीं करेगा। थोड़ा चौकन्ना होने के बाद पता चला कि वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि ओकन बचते बचाते हुए वहाँ पहुँच चुका है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और वो धीरे धीरे उनके पास आ जाता है। प्रोफेसर मिन के पूछने पर ओकन बताने लगा कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया था, लेकिन मेरा वो हंटर दोस्त मिल नहीं रहा। वो सारे लोग बहुत अच्छे थे, वो ओकन को बिठाकर कुछ खाने पीने के लिए भी देते हैं, लेकिन ओकन पता नहीं क्यों उस बड़े से खतरे के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था। ओकन को लगा कि बताने पर ये लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है। प्रोफेसर मिन ने साफ कह दिया कि कुछ दिनों बाद ही हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा, तो तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और साथ में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओकन इस बात पर कुछ जवाब नहीं देता और सीधा उठकर वहाँ से चला जाता है। किसी को नहीं अंदाजा कि उसके साथ कौन सी बुरी चीज हुई थी और उसने क्या देखा। सभी फिलहाल उस जगह पर अपनी रात गुजारते हैं और सुबह होने पर अपने सामान लेकर आगे बढ़ने लगे थे, पर उन्हें क्या पता था कि कौन सा बड़ा खतरा उनका भी इंतजार कर रहा है। अब यहाँ सुबह होते ही जब सभी अपना सामान पैक कर रहे थे तभी अचानक प्रोफेसर मिन के ऊपर किसी स्पाइडर ने अटैक कर दिया। उस स्पाइडर का साइज भले ही छोटा था लेकिन उसने प्रोफेसर मिन को काट लिया होता है। प्रोफेसर मिन तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे थे और उनकी पूरी बॉडी गर्म होने लगी थी। सभी उसके पास आकर उनकी मदद करने का ट्राई करते हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं रहा था। तभी उस जगह पर ओकन आ जाता है, जिसने जब ध्यान से देखा तो वो बताने लगा कि ये इस फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक स्पाइडर्स में से एक है और अब ये वेनम प्रोफेसर मिन के बॉडी में घुस चुका है, यानी वो 2 डेज से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम से प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत होगी, नहीं तो उनकी जान बचना मुश्किल है। प्रोफेसर मिन के साथ सभी और ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा, इसलिए प्रोफेसर मिन ने एक कॉल लगाया अपने इंस्ट्रक्टर्स को जो हेलीकॉप्टर्स लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ रीटा नाम की एक लेडी थी जो कोऑर्डिनेशन में मदद कर रही होती है। सारी चीजें बताने के बाद रीटा साफ कह रही थी कि इस समय मौसम बहुत खराब है
उस आइलैंड के चारों तरफ इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और बिजली कड़क रहे हैं जिससे कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन उनकी तरफ नहीं आ सकता। अगर ऐसा वो करेंगे तो उनके ही हेलीकॉप्टर को नुकसान होगा, यानी कि वो सब थोड़ी देर बाद मदद लेकर आना चाहते थे। पर यहाँ प्रोफेसर मिन के पास टाइम ही कम था और धीरे धीरे वेनम उनकी बॉडी में फैल रहा होता है। तब जाकर ओकन ने एक दूसरा रास्ता बताया। वो कहने लगा कि इसी फॉरेस्ट के अंदर की तरफ ऑर्किड फ्लावर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से प्रोफेसर मिन के बॉडी में फैलने वाले वेनम के असर को रोका जा सकता है। इससे उनकी जान भी बच सकती है। तो फिलहाल के लिए कोई दूसरा रास्ता ना दिखाई देने पर सभी यही डिसाइड करते हैं कि वो उस ऑर्किड फ्लावर को लेकर आएंगे। बिंजी नाम की सिर्फ एक लेडी प्रोफेसर मिन के साथ रुकती है और बाकी सब ओकन के साथ निकल पड़े। सभी को बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि उनके प्रोफेसर मरने नहीं चाहिए। यहाँ प्रोफेसर के साथ रुकी हुई बिंजी नाम की लेडी अपने ड्रोन की मदद से चारों तरफ के नजारे देख रही होती है। उसे सारी चीजें एक्सप्लोर करनी थी, साथ ही साथ वहाँ के जानवरों के बारे में पता करना था। वहीं दूसरी तरफ ओकन और बाकी सारे लोग उस फॉरेस्ट के और अंदर चले जाते हैं। उन्हें ऑर्किड फ्लावर ढूंढना था और पूरी तरीके से ओकन उन्हें गाइड कर रहा होता है। लेकिन ओकन को पता था कि अंदर की तरफ कौन सा खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं, फिर भी वो इतने सारे लोगों को उसके पास लेकर जा रहा था। जेसन नाम का मेंबर तो बहुत थक चुका होता है और वो बार बार पानी पीता जा रहा था। सभी लोग एक दूसरे को साथ में रहने के लिए कह रहे थे क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे तैसे वो सब कई देर तक ट्रैवल करते रह जाते हैं और आखिरकार ओकन ने ऊपर की तरफ दिखाया कि यहीं पर वो ऑर्किड फ्लावर्स मिलेंगे। बट सभी लोग जैसे ही फ्लावर की तरफ नजर मारते हैं तो एकदम दंग रह गए क्योंकि उस पेड़ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी स्नेक लटके हुए थे जैसे वो ऑर्किड फ्लावर की प्रोटेक्शन कर रहे हो। सभी लोग वहाँ से पीछे जाकर भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ओकन ने साफ कर दिया कि अगर हम वो ऑर्किड फ्लावर्स नहीं लेंगे तो प्रोफेसर की जान जाना पक्का है। अब अपने प्रोफेसर की बात सुनने पर सभी थोड़ा रुक जाते हैं और ट्राई करते हैं कि वो फ्लावर्स को ले ले। लेकिन उसी वक्त वो पौराणिक समय से जिंदा हुआ स्नेक आ जाता है। उसका साइज देखकर तो बाकी सांप भी एकदम से कमजोर पड़ने लगे थे। जेसन, एरॉन और ओकेन के सभी साथी इतना घबरा गए कि वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो बड़ा सा स्नेक भी उनके प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और उनके पीछे आने लगता है। ओकेन और उसके मेंबर्स इतना तेजी से भागते हुए काफी दूर निकल चुके थे। जब वो एक जगह पर रुककर सांस लेते हैं तब जाकर ग्रेस नाम की लेडी, जो एक ज़ूलॉजिस्ट थी, वो बता रही होती है कि ये तो आज तक का सबसे बड़ा सांप है। एक्चुअल जो दुनिया में बड़े से बड़े सांप डिस्कवर किए गए हैं, ये सांप ऑलमोस्ट उनसे कई टाइम्स बड़ा है। यानी ये इंसानी इतिहास में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। सभी आसपास देख रहे थे लेकिन पता चला कि उनका फ्रेंड जेसन गायब है। वो तो कहीं पीछे ही रह गया है। इस वजह से एक और परेशानी बढ़ गई और वो जेसन को भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ डीप फॉरेस्ट में जेसन एकदम घबरा कर आगे बढ़ रहा था क्योंकि एक तो वो अकेला होता है और झाड़ियों में से कुछ आवाजें आ रही थी। वो यही सोचकर आगे बढ़ रहा था कि यहाँ छोटे जानवर हो सकते हैं, लेकिन वो बड़ा सा मिथिकल सांप तुरंत ही वहाँ आ जाता है और जेसन को पकड़ने लगता है। उसने जेसन का भी वही हाल किया जो कि शुरुआत में रेक्स का किया था, यानी उनकी पूरी हड्डियों और बॉडी को तोड़ देना और फिर उन्हें खा जाना। फॉरेस्ट में कई देर तक जेसन के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर सब कुछ शांत हो गए, मानो कि फॉरेस्ट में जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए। वहाँ दूसरी तरफ वो इंस्ट्रक्टर कई सारे पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जो उस घने फॉरेस्ट में जाएं और फंसे हुए लोगों को बचा कर लेकर आ जाएं। पर बदकिस्मती की बात ये थी कि फॉरेस्ट का नाम सुनते ही कई पायलट इसके लिए मना कर देते हैं, यानी उन्हें पता था कि ये कितना खतरनाक फॉरेस्ट है। इसी वजह से वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। पता चला कि बहुत कोशिश करने के बाद एक पायलट राजी हुआ है जो कि रिटायर हो चुका था। उसने तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो उन्हें बचा कर लाएगा, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वहाँ जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ फॉरेस्ट में फंसे हुए ओकेन के सभी मेंबर्स एकदम से परेशान थे कि वो यहाँ से भाग जाए या फिर जेसन को बचाने के लिए पीछे जाएं। अगर वो वापस जाएंगे तो बड़ा सा सांप उन पर अटैक कर सकता है। इस पर ओकन ने जवाब दिया कि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसकुलाइजर है। ये ट्रांसकुलाइजर बुलेट अगर उस सांप के बॉडी पर लग गई तो वो कई घंटों तक सोता रहेगा। इसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी है कि वो बड़े से बड़े जानवरों को सुला दे, यानी उन्हें फिर बड़े सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। एलिसन नाम की लेडी ने बताया कि उसके पास भी बहुत कम फ्लेयर गन्स बची हुई हैं। अगर वो सब भी खत्म हो जाएंगी तो वो अपने मदद के लिए सिग्नल नहीं दे पाएंगे। एरॉन और ग्रेस भी आपस में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं और अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर वो जेसन को बचाने जाएंगे तो उस पेड़ से ऑर्किड फ्लावर्स भी ले लेंगे ताकि उनके प्रोफेसर की भी जान बच जाए। तो इसीलिए अब वो सब थोड़ी हिम्मत जुटाकर वापस उसी पेड़ के पास जाने लगे। रास्ते में वो जेसन को आवाज भी दे रहे थे लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ ही देर के अंदर वो सब पेड़ के पास पहुंच गए जहाँ सांप लटके हुए थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते तो पता चला वो बड़ा सा सांप भी आ चुका है। वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तभी एलिसन ने उसके ऊपर फ्लेयर गन मारी। उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है जिससे सांप को उसके लोकेशन का पता चल गया। लेकिन अच्छी बात थी कि ओकन भी एकदम से रेडी था अपने ट्रांसकुलाइजर गन लेकर।
उसने इतना सटीक वार किया कि वो सीधा जाकर उस सांप के बॉडी पर लगता है। तुरंत ही उसने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया और बड़ा सा सांप वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी छोटे सांप भी थोड़ा पीछे हटने लगे थे क्योंकि यही उनका राजा था। ये उनके नेस्ट की प्रोटेक्शन करता और उन्हें खाने पीने की चीजें लेकर आता। अब सभी को यही लग रहा था कि शायद उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो बड़ा सा सांप नीचे लटकर बेहोश हुआ था तो उसके मुंह से जेसन की डेड बॉडी बाहर निकल जाती है। वो पूरी तरीके से मर चुका था और उसकी बॉडी तो गलने भी लगी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी इतना डर जाते हैं कि पता चला एरॉन जो कि पेड़ पर चढ़ रहा था वो भी उतनी ऊंचाई से डर कर नीचे गिर गया। उसे पैर पर चोट लगती है और आवाज सुनकर कई सांप उसकी तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे ओकन और बाकी सब एक दूसरे की मदद करते हैं और वहाँ से दूर भागने लग जाते हैं। यानी उनका ये प्लान भी एकदम से बेकार चला गया। कुछ देर बाद एक जगह पर रुकने पर ओकन ने ये बताया कि वो सांप कई घंटों तक उठने नहीं वाला, तो हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए उन सारे ऑर्किड फ्लावर्स को लेने का। कंफर्मेशन उन्हें मिल चुकी थी कि जेसन उनका साथी मर चुका है, जिसका सभी को बहुत दुख भी था। पर ओकन ने दूसरा प्लान बताते हुए कहा कि हमें उस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसके पास तो एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब मौजूद था जिसकी मदद से वो उस बड़े से पेड़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अगर वो पेड़ टूटकर नीचे गिर गया तो हम डायरेक्टली उस फ्लावर्स को ले लेंगे, फिर भी ट्रांसक्यूलाइजर का असर उस सांप पर रहेगा और वो उठेगा नहीं। अब ये बात सुनने पर कोई भी ओकन के साथ नहीं दे रहा था। एलिसन और ग्रेस भी कहती है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है, इससे हम उन सांपों को और भी ज्यादा भड़का देंगे अपनी तरफ आने के लिए। लेकिन उन्हें भी अंदाजा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो सांप उन्हें ही मार डालेंगे। और तो और वो सब यहाँ से ओकन को छोड़कर जा भी नहीं सकती, क्योंकि ओकन को ही पता है कि इस जगह से कैसे बाहर निकल सकते हैं और आखिरकार यहाँ के जानवरों से बचा कैसे जाए। यानी उन्हें अपने पास ओकन को रखना मजबूरी बन चुकी थी। अभी यहाँ पर कुछ फाइनल नहीं हुआ होता कि वो आगे क्या करेंगे। हमें तो फॉरेस्ट में दूसरी तरफ दिखाया गया जहाँ प्रोफेसर बेंजी के साथ मौजूद था। प्रोफेसर की हालत तो स्पाइडर के काटे जाने के बाद और भी नाजुक हो चुकी थी। बेंजी तो उस जगह पर अपने ड्रोन कैमरा द्वारा लिए गए हर एक फुटेजेस उन्हें दिखा रही होती है और उसी फुटेजेस में उन्हें वही बड़ा सा सांप दिखाई दिया जो यहाँ आने वाले सभी को मार दे रहा था। प्रोफेसर मीन जब उस पर नजर डालते हैं तो वो एकदम दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी एंशिएंट सांपों के बारे में सुना था जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। यानी इस सांप के अंदर कुछ म्यूटेशन हुए हैं या फिर ये नेचुरल तरीके से बड़ा हो गया है। प्रोफेसर मीन कुछ समझ गया था कि यहाँ आने वाले हर एक कोई अब खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वहाँ फॉरेस्ट में जेसन, ग्रेस और एलिसन आगे बढ़ते हैं ओकन को छोड़कर। उन्हें लग रहा था कि वो ओकन के बिना भी यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे तैसे वो ट्रेवल करते हुए एक खुले एरिया में आते। वहाँ पर पेड़ पौधे थोड़े कम ही दिखाई दे रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। पर जैसे ही वो एक पेड़ के पास आए तो पता चला वहाँ की डालियों पर और भी सांप मौजूद है और वो सारे सांप एक साथ उनकी प्रेजेंस को एनालिसिस करते हैं और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों इतना घबरा गए कि वापस भागते हुए ओकन के पास आ जाते हैं। यानी उन्हें समझ गया था कि यहाँ से निकलने का तरीका सिर्फ ओकन को पता है और अगर वो ओकन के बिना आगे बढ़ेंगे तो मरेंगे। ओकन भी ये समझ चुका था, तो उन्हें वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलने के लिए कहता है। सभी ट्रेवल करते हुए फिलहाल उस बड़े से पेड़ के पास आ गए जहाँ पर वो बड़ा सा सांप अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। बाकी सब पीछे की तरफ पहरा दे रहे थे और ओकन सीधा चला गया पेड़ों पर डायनामाइट लगाने के लिए। उसने अच्छी तरीके से अपना काम कर दिया था और कुछ मिनटों बाद पीछे आकर उसने पूरा ब्लास्ट कर दिया। पेड़ों का नीचे वाला हिस्सा इतना कमजोर हो चुका होता है कि पूरा पेड़ नीचे गिरने लगा। इतने झटके लगने के कारण वो बड़ा सा सांप जो बेहोश हुआ था ट्रांसक्यूलाइजर की मदद से, उसका असर एकदम से खत्म हो चुका होता है। यानी वो वापस से उठ गया और वहाँ से कहीं दूर भाग गया। पेड़ गिरते ही जब वो बड़े से सांप पर नजर मार रहे थे तो वो वहाँ था ही नहीं। यानी अब उन्हें फिर से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। एलिसन फिलहाल के लिए हिम्मत दिखाती है और रेंगते हुए उन ऑर्किड प्लांट के पास जाने लगती है। वो उनमें से एक को उठाकर बाकियों के पास आने लगी, क्योंकि इससे एटलीस्ट उनके प्रोफेसर की जान तो बच जाएगी। पर तभी वो बड़ा सा एंशिएंट सांप सामने आता है और जेसन पर पल भर में हमला कर देता है। उसने जेसन के ऊपर इतनी जल्दी झपट्टा मारा कि किसी के पास रिएक्शन करने का टाइम ही नहीं था। यानी ये बात साफ है कि उन लोगों में से जेसन मारा जा चुका है। बाकी सब इतने डर चुके थे कि वो अपनी जान बचाकर निकलने लगते हैं। जेसन की तो सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसमें बाकी कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए ओकन फिलहाल ग्रेस और एलिसन को लेकर फॉरेस्ट में और आगे बढ़ा और उन्हें वहाँ पर जब एक गुफा दिखाई दी तो वो उसके अंदर चले जाते हैं छुपने के लिए। फिलहाल ये प्लेस उनके लिए सबसे सेफेस्ट माना जा रहा था। हमें अब प्रोफेसर मिन को दिखाया गया जो कि बेंजी के साथ उस पूरे फॉरेस्ट का मैप देख रहे होते हैं।
वो अंदाजा लगा रहे थे कि बच्चे लोग आखिरकार बचने के लिए कहाँ पर गए होंगे। तभी उन्हें पता चला कि उसी फॉरेस्ट में एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई गई है कुछ वैज्ञानिकों द्वारा। तो हो सकता है कि वहाँ पर बचने का एक अच्छा रास्ता हो और बाकी सब भी वहीं गए हों। इसलिए प्रोफेसर सीधा बेंजी को लेकर अपने सामान इकट्ठा करता है और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। वहीं अब हमें ओकन, ग्रेस और एलिसन उसी गुफा में दिखाए जाते हैं जो थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। वो ये देखकर एकदम दंग रह गए क्योंकि दीवारों पर अजीब तरीके की कलाकृतियां बनी हुई थी। इमेज में तो उस बड़े से सांप के बारे में भी इंक्लूजन था और डिकोड करने पर यह पता चला कि कई साल पहले जो लोग रहा करते थे वो इन सांपों को मारने के लिए सबसे पहले उस मोमेंट का वेट करते जब सांप अपने बॉडी की स्किन निकाल रहा होता है। उसी मोमेंट पर वो उनके ऊपर हमला करते। शायद ये टेक्निक उनके आगे चलकर काम में आ सकती है, लेकिन वो इस पर और ध्यान देती इससे पहले गुफा में से कई सारी मकड़ियों का झुंड उन पर अटैक कर देता है। ओकन ने बताया कि ये वही पॉइजनस मकड़ियां हैं जिसने कि प्रोफेसर को काटा था, तो हमें इनसे बचना है और बाहर निकलना होगा। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि छोटी मकड़ियों के साथ वहाँ पर सबसे बड़ी मकड़ी आ जाती है जो सीधा इंसानों को देखकर उन पर झपट्टा मारने चली आई। बाकी सब तो भाग रहे थे पर एलिसन ने फ्लेयर गन निकाली और उसके ऊपर शूट किया। इस बार निशाना एकदम करेक्ट लगता है और वो बड़ी सी मकड़ी के बॉडी पर आग लग चुकी थी, पर फिर भी वो पीछा करना छोड़ती नहीं है। वो तो लगातार बाहर आ गई, पर तभी पता चला कि वो सांप भी पहुंच चुका है। ओकन, ग्रेस और एलिसन तो साइड से निकल जाते हैं और अब वो दोनों बीस्ट आमने सामने थे, यानी बड़ा सा सांप और वो बड़ा सा स्पाइडर। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। बड़े से सांप ने तो अपने टेल की मदद से स्पाइडर को खत्म करना स्टार्ट किया। स्पाइडर भी अपना खतरनाक वेनम उसके बॉडी में घुसा रहा होता है, यानी उनकी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी बचे हुए तीनों लोग वहाँ से दूर निकल पड़ते हैं। लगातार ट्रेवल करते हुए अचानक उन्हें वही लेबोरेटरी दिखाई दी जिसकी बात प्रोफेसर कर रहे थे। अंदर जाने पर वो हर एक चीजें रियलाइज कर रहे थे कि यहाँ क्या काम की चीज मौजूद है। तब जाकर ओकन ने बताया कि उस जगह पर एक छोटा पूल था, लेकिन पूल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तब जाकर पता चला कि इसके अंदर पानी नहीं बल्कि कुछ ऐसे एसिड डाले गए हैं जो किसी भी इंसानी चमड़ी या फिर जानवरों को पिघला दे। तब जाकर ओकन को ये समझ में आया कि वैज्ञानिकों ने ये तैरने के लिए तो नहीं बनाया होगा, जरूर इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। जैसे तैसे वो तीनों लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। उन्हें लगा कि यही उनकी आखिरी डेस्टिनेशन होगी बचने की। पता चला कि उस लेबोरेटरी के अंदर भी कई सारे सांप आ चुके हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। जैसे तैसे वो सब उन सांपों को मारने लग जाते हैं और जब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो एलिसन और ग्रेस ने उनके ऊपर आग लगाकर मारने का ट्राई किया। पता चलता है कि वो पूरी लेबोरेटरी बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल थी, इसीलिए धीरे धीरे उस जगह पर आग लगने लगी। वो तो आग को बुझा भी नहीं पा रहे थे और ओकन को पता था कि वहाँ पर तेजी से धुआं जब निकलेगा तो सांप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही। उस लेबोरेटरी के बाहर वो सांप आ चुका था जो उन्हें घेर रहा होता है। तो इसलिए बहुत सोचने के बाद ओकन ने ग्रेस और एलिसन को साफ कह दिया कि तुम जिप लाइन की मदद से वहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि ऊपर की तरफ एक वायर लगा हुआ था। अगर वो उसे एक जिप लाइन की तरह यूज करेंगे तो दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे सही सलामत। ओकन कह रहा था कि उसके पास एक आइडिया है जिसका यूज करके वो उस सांप को मार देगा। ग्रेस और एलिसन काफी डर गए, लेकिन अब ये प्लान आगे बढ़ाना ही था, इसलिए वो दोनों फिलहाल के लिए तुरंत ही चले जाते हैं उस वायर के पास और सारी चीजें अप्लाई करके वहाँ से ट्रेवल करने लगे। ओकन के पास तो सिर्फ कुछ चाकू मौजूद थे और उसके सामने एक बड़ा सा सांप उसे खाने का वेट कर रहा था। जैसे तैसे ओकन उसे चकमा देता है और कूद पड़ता है एलिसन को पकड़कर, यानी वो भी उनके साथ आगे बढ़ रहा था। पर यहाँ बड़ा सा सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता, उसने तुरंत ही झपट्टा मार दिया ओकन की बॉडी पर। वो उसे लेकर सीधा नीचे गिरता है उस पूल वाले एरिया में जो पूरा एसिड से भरा हुआ था। यानी ओकन का प्लान फिलहाल के लिए एकदम कामयाब हो चुका होता है। पर उसकी जान जाने के बाद उस सांप ने जैसे तैसे ओकन की बॉडी को निगल लिया, लेकिन अब उसकी बॉडी पर भी एसिड लगने के कारण वो एकदम कमजोर होकर मरने लगता है। अच्छी बात हुई कि वहाँ प्रोफेसर और बेंजी भी आ गए। वो दोनों तो ग्रेस और एलिसन को ढूंढ रहे थे और सांप को मरता हुआ देखकर वो भी चौंक जाते हैं। सभी को यही लगा कि अब वो सांप मर गया है, लेकिन अगले ही मोमेंट में पता चला कि वो सांप सिर्फ अपने बॉडी की स्किन निकाल ले रहा है और वहाँ से बाहर निकलकर उनके ऊपर अटैक करने चला गया। यानी कि उस समय पर डेंजी और प्रोफेसर बहुत खतरे में थे। तभी अचानक ग्रेस और एलिसन को याद आता है उन गुफाओं के चित्रों का। उसके अंदर साफ मेंशन था कि बड़े से सांप को तभी मारा जा सकता है जब उसकी बॉडी की स्किन निकली हो और वो बहुत ही एकदम नाजुक हो। तब जाकर ग्रेस और एलिसन साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। वो बड़ा सा दाना वाला स्नेक तो सभी पर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन ग्रेस एक नुकीली चाकू लेकर सीधा उसकी बॉडी पर हमला करने लग जाती है। इससे पहले जब वो सांप पर हमला कर रहे थे तो सांप की स्किन ही नहीं कटती, लेकिन इस बार एकदम तेजी से वार करने के बाद उसकी स्किन में दरार आने लगती है। उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था और सांप तो जोर से चिल्लाता भी है। बड़े से सांप की नजर अचानक ग्रेस पर गई और अब वो उस पर अटैक करने आया, लेकिन ग्रेस पीछे नहीं हटती।
बल्कि वो चाकू लेकर एकदम खड़ी हो गई और जैसे ही सांप ने उसे अपने मुंह में डाला तभी ग्रेस ने वो चाकू उसके सर में घुसा दिया था। सांप की आउटर लेयर एकदम से बेकार हो जाने के कारण वो नाजुक हो चुका था। इस वजह से उसकी स्किन फट जाती है और उसके सर में वो चाकू घुस जाता है। कई देर तक ऐसा वार करने के बाद आखिरकार वो क्रिएचर मर चुका था। ग्रेस और एलिसन सीधा प्रोफेसर के पास चले जाते हैं। अब उन्हें उस सांप से डरने की कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन उस स्पाइडर के वेनम के कारण प्रोफेसर और कमजोर हो चुके थे। तो तुरंत उन लोगों ने वो ऑर्किड फ्लावर लिया और उसे अच्छी तरीके से क्रश करके प्रोफेसर को पिला दिया। पता चला थोड़ी ही देर के अंदर उनके हेल्थ के अंदर सुधार आने लगा, यानी ऑर्किड फ्लावर सच में काम करता है। उन दोनों तो ओकन की बलिदानी का याद आ रहा था कि कितनी कोशिश करके उसने हम लोगों को बचाया। थोड़ी ही देर के अंदर पता चला कि वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। सभी लोग ये देखकर काफी खुश हो गए और अपनी लोकेशन के बारे में उन्हें इन्फॉर्म किया। जैसे तैसे हेलीकॉप्टर वहां आता है और सभी को अपने साथ लेकर चला जाता है। यानी अब लग रहा था कि फॉरेस्ट में से बड़े और प्राचीन जानवरों का खौफ खत्म हो चुका है। प्रोफेसर और बाकियों ने डिसाइड किया कि वो इस जगह को रेस्ट्रिक्टेड घोषित कर देंगे और ना ही किसी को यहाँ आने की परमिशन देंगे। पर उनके जाने के बाद हमें फॉरेस्ट में दिखाई दिया एक और बड़ा सा सांप जो पिछले वाले से भी खूंखार और भयानक था। वो सीधा आकर उस मरे हुए सांप की बॉडी को खाने लगता है। और चौंकाने वाली बात थी कि ये वही सांप था जिसे प्रोफेसर ने ड्रोन की मदद से देखा था, जिसका मतलब ये साफ है कि ये पूरी जगह खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी हुई है जो कभी भी इवॉल्व होकर इतने बड़े हो सकते हैं कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हमारी ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।